देन लोन, तो लोन को आप लाइबिलिटी कंसिडर इसलिए कर सकते हो अभी क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है टू और फ्रॉम, और जब टू और फ्रॉम मेंशन नहीं होता तो प्राइमरीली हम लोन को एज अ लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं कि अगर लोन है तो ऑब्वियसली हमने ले रखा होगा। जब तक हमें मेंशन नहीं होगा कि हमने ले रखा है या दे रखा है, तब आप वो वाली कंडीशन लगाओगे कि हमारा एसेट है या लाइबिलिटी है। बिल्डिंग, बिल्डिंग अगर आपने ले रखी है तो वो भी आपके लिए क्या होगी, आपकी एसेट होगी। बिल्डिंग यहाँ पे एसेट हो गया, व्हीकल आपका एसेट है। बहुतों ने कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को भी लाइबिलिटी बोला है। क्यों? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है तो क्या वो किसी और का है? नो मैम। तो क्यों कैश एट बैंक आप लोगों ने बैंक उसमें दिखाई है लाइबिलिटीज में? कैश एट बैंक, चाहे आपके पास कैश हो चाहे आपने बैंक में कैश रखा हो, पैसे तो आप ही के हैं ना, आप ही ने तो अर्न किए हैं उनको, तो वो आपका है, तो उस पर ओनरशिप भी आपकी है, तो एसेट है वो आपका। मोटर वैन अगेन, अगर कोई भी व्हीकल वगैरह का नाम आ रहा है एज अ बिजनेस तो आपने उसको परचेज कर रखा होगा, तो आपके लिए उसके पास, आप ही के पास उसकी ओनरशिप है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी मैंने कल आप लोगों को क्लियर कर दिया था। करंट अकाउंट होल्डर्स को जो प्रोवाइड की जाती है क्रेडिट की, उसी वक्त वो उस चीज को विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी चाहे जो भी करंट अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए क्या होता है, एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। और जो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट पे इसलिए मिलती है क्योंकि करंट अकाउंट में लिमिट नहीं होती है, वो ज्यादातर आपकी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए ही कोई भी बिजनेसमैन ओपन कराता है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके लिए क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी होती है। देन लोन टू, अगर सिर्फ लोन होता तो मैं समझती, यहाँ लोन फ्रॉम होता तो मैं समझती, बट यहाँ पे सिंपली लोन टू है, तो लोन टू मतलब आपने दिया है। लोन टू, लोन टू सूरज मतलब आपने दिया है। पेटेंट्स, पेटेंट्स भी बहुत लोगों ने लाइबिलिटीज में दिखाया था, तो पेटेंट्स पहली बात होते क्या है, पेटेंट्स राइट होते हैं ये, जो आप परचेज कर लेते हो, कि अगर कोई चीज है वो बनाने का, बेचने का, उसका सारे राइट्स आप ही के पास है। आप में से कोई और उसको, मतलब नॉर्मल पब्लिक में से कोई और उसके परचेज, सेल या इन्वेंशन नहीं कर सकता। जैसे मैंने आप लोगों को डोमिनोज वगैरह इन सब का समझाया था कि ये पिज्जा वगैरह ये जो है उसके उन्होंने राइट ले रखे हैं कि डोमिनोज के लिए हम ही बनाएंगे, हम ही सेल करेंगे। पेटेंट्स आपके वो राइट्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसको सेल करने के लिए सिर्फ उसी के पास राइट्स होते हैं और कोई उसको यूज नहीं कर सकता। तो जब आपने किसी चीज के राइट्स परचेज करे हैं तो आपके अलावा जब कोई यूज ही नहीं कर सकता तो वो भी आपके लिए एसेट हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बहुतों ने इसे भी लाइबिलिटी बोला है, तो आप मुझे एक बार खुद लॉजिकली बताना, अगर आप शेयर्स छोड़ो, सिंपली बता देती हूँ, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा है तो क्या वो आपकी लाइबिलिटी है? आगे जाके क्या आप उस पर इंटरेस्ट वगैरह दोगे? नो मैम। या सपोज इन्वेस्टमेंट करी है तो, या फिर ये मान लेते हैं आप लोग कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से तो पैसा जा रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है, लेकिन आपके पास वो चीज आ भी तो रही है। देखो, एक्सपेंस, जब भी हम कुछ चीज खर्च करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो हमने किसी सर्विस, कोई चीज हमने ली, उतने पीरियड के लिए ली, उतने पीरियड की पेमेंट कर दी, तो वो हमारी एसेट उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनी। लेकिन जब हम कोई चीज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर रहे हैं और वो हमारे पास आ भी तो रही है ना, तो उसको भी तो देखोगे जो चीज आ रही है। एसेट के केस में आप हमेशा ये देखोगे कि आपके पास एक्सपेंस करने के बाद आ क्या रहा है, अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो वो आपका एसेट ही नहीं होगा। तो एसेट और एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखोगे तो आपको पहले प्रायोरिटी ये देनी है कि बिजनेस में क्या आ रहा है। अगर बिजनेस में कोई भी चीज आ रही है कोई खर्चे की वजह से तो वो आपका है, उस पर आपका राइट बनता है। कोई भी मशीनरी, लैंड, कुछ भी खरीदोगे तो पैसा तो दोगे, फ्री में तो कोई नहीं देगा। तो अगर आप ये सोचोगे अरे पैसा भी तो जा रहा है, ये तो मेरा खर्चा है, तो खर्चा है, लेकिन आप ये भी देखो उसके संग संग उतने वैल्यू की चीज भी आपके पास आ गई जो आप ही की रहेगी अब। तो आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आगे जाके आपको रिटर्न मिलता है उस पे। क्लियर है? यस मैम। तो आपके लिए एसेट होता है ना कि लाइबिलिटी। तो शेयर्स पे मैंने जब आपको शेयर होल्डर समझाया था तो डिविडेंड्स मिलेंगे आपको।
देन लीज होल्ड लैंड मैंने आपको बताया था जनरली लाइबिलिटीज ही कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही होती है जो कोई ना कोई लैंड प्रोवाइड करती है आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि इतने टाइम के लिए आप अपना यहाँ पर काम कर सकते हो। कैश इन हैंड आपका एसेट होता है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक एसेट होता है। कैसे? जो कैश आपके पास है तो वो तो आप ही का ही है, कोई और तो यूज नहीं कर सकता। ये नहीं बोल रही हूँ किसी और का लेके अपने पास रखा हुआ है, वो नहीं, जो जिसको आपने कमाया है, जो जिस पे आपका हक बनता है, वो आपका कैश है। देन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, तो सिंपली एफडी भी आपके लिए क्या होती है? आपकी इन्वेस्टमेंट होती है एक तरीके की। जब आप एफडी करते हो बैंक में, तो जितना पैसा आप जमा करते हो उसके ऊपर से मिलता है ना डिपॉजिट करने के बाद, कि जितना टाइम तक आप रखोगे उसका इंटरेस्ट भी तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो आपको उस पर कुछ बेनिफिट मिलता है। तो किसी भी तरीके का खर्चा जो आप इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो और उससे आपको कोई भी बेनिफिट होता है, तो वो आपके लिए एसेट है। एक्सपेंस में कंसिडर मत कीजिए, लाइबिलिटी में कंसिडर मत कीजिए। लाइबिलिटी वो चीज होती है जो कि आपने पहले ले ली और अब आप बाद में उसकी पेमेंट करोगे, और एसेट के केस में पहले आप परचेज कर लेते हो फिर वो चीज यूज करते हो। क्लियर है? यस मैम। कल मैंने आप लोगों को एक्सपेंसेस और इनकम बताए थे, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि आप मुझे ये एक एक करके बताओ। सभी लोग एज अ होमवर्क मुझे ये करके दोगे। कुछ न्यू नहीं है इसमें, प्रिंट के चार्ज आपने दिए, कैरेज में आपको समझा चुकी हूँ, इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो हमेशा एक्सपेंस ही होता है, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। समझाया है आप लोगों को? समझाया है आप लोगों को या नहीं? मैम एक बार समझा दो आप ये वाला। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड का मतलब ये होता है, अगर आप अपने पास मंगा रहे हो, सपोज आप कोई सामान अपने पास मंगा रहे हो, तो अपने पास मंगाते वक्त आपके जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी आपका एक तरीके का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन। और जब आप किसी को सेल करते हो, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाली पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है आपके ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपके पास से तो एक्सपेंस चला गया ना जो वहां तक पहुंचाने के लिए लगा। तो हाँ कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हो रहे हैं तो आपके एक्सपेंस है। ये डिपेंड करते हैं कि कब आपके हो सकते हैं। कभी कभी आप भी डिनाई कर सकते हो कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो मैं ट्रांसपोर्टेशन का नहीं दूंगा, तो सप्लायर की तरफ से जाएगा पैसा। कभी कभी सप्लायर भी ये बोल सकता है, जो परचेज कर रहा है वो कह सकता है ठीक है मैं दे दूंगा, तो सप्लायर बच गया उस केस में, जो परचेज कर रहा है वो भी पे करेगा। तो आपके बिजनेस में कैरेज इनवर्ड भी हो सकता है, कैरेज आउटवर्ड भी हो सकता है। जब आप सामान भेजोगे तो आउटवर्ड के लिए, और जब आपके पास सामान आएगा तो इनवर्ड के लिए। तो इन्वर्ट दोनों के ही लिए। केसों में वो आपके लिए एक्सपेंसेस ही रहेंगे। फिर रेंट वगैरह देना, एक्सपेंसेस वगैरह देना, ट्रेवलिंग के खर्चे, कमीशन मिलना, तो ये इनकम है। तो ये आप लोग खुद क्लासिफाई करके मुझे कल शेयर करोगे। देन ये इसे भी आप लोग मुझे करके दोगे। क्यों? क्योंकि एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ये चारों एस्पेक्ट आप समझ चुके हो क्या होते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस पूछे हुए हैं कि क्या ये इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है। तो आप लोग खुद पढ़ोगे और फिर मुझे बताओगे। इसको मैं नहीं कराऊंगी, कल आंसर्स में चेक करेंगे हम लोग। अब कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली हम अकाउंट्स जो बनाते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी अकाउंट्स बनाई जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। तो अकाउंटिंग क्यों, मतलब उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की जरूरत है। इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैव बीन इवॉल्व, ताकि सभी के सेम रहे, सभी की एक ही तरीके से अकाउंटिंग बन सके और कंपेयर कर सके हम उस चीज को। इसीलिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी अकाउंट्स बनाते हैं। अब अभी जो आप जितना पढ़ते हुए आए हो, ये एक रूल ही तो है कि कुछ खरीदोगे तो वो एसेट होगा, कुछ बेचोगे तो वो क्या होगा। हम सारे अभी जो पढ़ते आ रहे हैं वो अकाउंटिंग की रूल्स, प्रिंसिपल समझते आ रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको ये मानोगे, और अगर ये होगा तो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको ये मानोगे, जो भी होगा। तो ये क्यों? क्योंकि अगर मैं मानूं, अभी जैसे यही एक कॉन्फ्लिक्ट आया था हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं,
कोई कह सकता है मेरा तो खर्चा हो रहा है, पर कोई कह सकता है नहीं मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी तो हो रही है। तो दो पॉइंट्स हैं, तो उन दो पॉइंट्स में हम क्लियरिटी कैसे रखेंगे कि ओवरऑल में, जब भी ओवरऑल इंडिया या वर्ल्ड में आप इस चीज को अगर कंपेयर करोगे तो कैसे मानोगे कि किसका सही है, जो इन्वेस्टमेंट मान रहा है या जो आपकी एक्सपेंस मान रहा है। तो कुछ रूल्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे क्लियरिटी मिलती रहे कि हमें मानना किसका है। तो ये रूल्स कैसे निकलते हैं, वो सारे आपके कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए ही हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है, let us take an example. In India there is a basic rule to be followed by everyone that one should walk or drive on his or her left hand side of the road. ये आप लोगों को पता है, कुछ ट्रैफिक रूल्स रहते हैं कि जब भी आप चलोगे या फिर ड्राइव भी करोगे तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहोगे, राइट। Similarly, there are certain rules that an accountant should follow while recording the business transaction. जब आप business transactions भी record करो तब भी आपके पास कुछ rules होने चाहिए जिनको आपको follow करना है. Accounting concept refers to the basic assumptions and rules and principles which work as the basis of recording of business transactions and preparing accounts. तो accounting concept उनको बोला जाता है जो कि आपके कुछ रूल्स, assumptions या कॉन्सेप्ट्स को आपको दिखाते हैं, जो कि आप बेस मान के, जिनको मानते हुए आप अपनी अकाउंट्स को बनाओगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट जो है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने आपको समझा रखा है, मैंने इसको ओवरऑल अभी मैं पहले हिंदी में ही बोल देती हूँ। आप लोगों को मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, कैपिटल वो सॉरी ओनर और बिजनेस दो अलग अलग इंसान हमेशा, मतलब दो अलग अलग चीजें समझोगे, पार्टी समझोगे। आप ये नहीं मानोगे ओनर है तो ओनर का ही बिजनेस है, ओनर और बिजनेस एक ही है, पैसा दे ले सब एक करना है, नहीं। मैंने आपको फर्स्ट डे सेकंड डे ही ये बता दिया था कि ओनर की रिकॉर्ड्स, ओनर के ट्रांजैक्शंस, ओनर की विड्रॉल्स, ओनर की इन्वेस्टमेंट सब हम लोग अलग मेंटेन करेंगे, हम उसको बिजनेस के संग मिक्स करके नहीं चलेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट भी यही है। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट फॉर एन अकाउंटिंग पर्पस, लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, द बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अकाउंटिंग के पर्पस से आप ये मानोगे कि बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग एंटिटीज है, एक नहीं है। दस द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स ओनर आर सेपरेट। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी वो अलग होंगी और जो ओनर की ट्रांजैक्शंस होंगी वो अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, when the owner invests money in the business, it is recorded as liability of the business to the owner. तो जब हमारे बिजनेस में ओनर पैसे लगाता है तो हम क्या मानते हैं, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया। सिमिलरली व्हेन द ओनर टेक्स अवे फ्रॉम द बिजनेस कैश गुड्स फॉर हिज और पर्सनल यूज, इट इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। तो जब ओनर अपने पर्सन से अपनी पसंद का कोई भी गुड ले लेता है या अपने हिसाब से पैसे निकालता है तो हम उसको बिजनेस का खर्चा नहीं मानते, हम उसको क्या कंसिडर करते हैं कि हमारी लाइबिलिटी हमने दे दी है, हमारी लाइबिलिटी कम हुई है, खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है। Thus, the accounting records are made in the books of accounts from the point of view of the business unit and not the person owing the business. क्योंकि हमारा क्या रूल है कि अकाउंट्स जो हम बनाएंगे वो हम बिजनेस को देखते हुए बनाएंगे, ना कि ओनर को देखते हुए। हमें बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शंस बनानी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, ना कि हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट हेलो इज, हाँ बोलिए हर्ष। हर्ष नहीं, मैम अंकित बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अंकित। मैम ये बार बार मीटिंग से हट जा रहा हूँ। तो वो आपके नेटवर्क से एरर आ रहा है अंकित, क्योंकि बाकी सब तो कंटिन्यूअसली जॉइंड है। मैं 2-3 बार हो गई। आप अपने नेटवर्क चेक कीजिए, बाकी सब कंटिन्यूअसली जॉइंड है, कोई किसी ने भी लीव नहीं किया। This concept is very basic, very basis of accounting. Let us take an example. Suppose Mr. Ratan started business investing rupees 2 lakh. He purchased goods for rupees 80,000, furniture of 40, plant and machinery 60, and 20,000 remains in hand. Suppose ये मान लेते हैं मिस्टर रतन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें से कि 80,000 के उसके गुड्स थे। गुड्स आप सभी को पता होगा वो आइटम जो कि आप एक्चुअली में डील करते हो बिजनेस, ठीक है।
फर्नीचर 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 एंड 20,000 आपका रिमेनिंग मतलब ये कैश हो गया। दीज आर दी एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड नॉट ऑफ द ओनर। तो आपको ये चीज ध्यान देनी कि रतन ने पैसे लगाए हैं, वो ओनर है बिजनेस का, ऑब्वियस है, लेकिन बिजनेस का सामान आया है तो ये बिजनेस के एसेट्स है, ना कि इसके पर्सनल एसेट्स। ठीक है, और ये जब आप दिखाओगे अपने बिजनेस में तो आप इसे बिजनेस में कैपिटल दिखाओगे। क्यों? क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया है तो हम उसको दिखाएंगे कि ये हमारी लायबिलिटी है बिजनेस की, सॉरी ओनर की तरफ। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस मैम। सेपरेट लीगल एंटिटी। एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट अब आपका ये फॉलो करता है कि सपोज आप मान लो आपने कोई भी सेल Yes, वगैरह, ठीक है, आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई, तो आप लोग मुझे खुद बताना, आपने ट्रांजैक्शन ये करी कि मान लेते हैं आपने बोला कि मैं 100 रुपए का कोई सामान, मतलब मैंने बोला XYZ को मैं 100 रुपए का सामान दूंगी, तो मैंने उसे सामान दे दिया। ठीक है, मैंने उसको 100 रुपीज का सामान दे दिया, लेकिन अभी मुझे पैसे नहीं मिले। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये मेरी ट्रांजैक्शन हो गई या नहीं हुई? मतलब मैं ये मानूंगी कि ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो ट्रांजैक्शन ही ऑब्वियस है, लेकिन ये पूछ रही हूँ क्या ये ट्रांजैक्शन हो गई, मैं ये मानूंगी, क्या ये मानूंगी कि अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुई क्योंकि पैसे नहीं आए? तो आप मुझे ये बताओ, आप लोग क्या मानोगे इसको? मैम हो गई। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब भी यही है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी तो जिस दिन वो ट्रांजैक्शन कर दी वो आपके लिए उसी दिन बन गया कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, चाहे भले ही पैसे बाद में क्यों ना मिले हो। इसका मतलब अगर आप कोई भी उधारी पे ट्रांजैक्शन करोगे तो आप उसे उसी दिन रिकॉर्ड करोगे जिस दिन वो ट्रांजैक्शन होगी, इररिस्पेक्टिव, मतलब इस उससे उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके पैसे अभी आए हैं नहीं आए हैं बाद में आएंगे, कोई मतलब नहीं है। आज अगर मैंने बोला कि मैं तुम्हें 10,000 के गुड्स दूंगी और मैंने 10,000 के गुड्स उसे दे दिए, भले ही उसने मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए, लेकिन मैंने तो गुड्स दे दिए ना, तो जिस दिन मैंने वो दे दिया उसी दिन को मैं ट्रांजेक्शन मानूंगी। अब अगर पैसे उसी दिन आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्रांजेक्शन उसी दिन मानी जाएगी जिस दिन मैंने उसको गुड्स दे दिए। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही मानता है कि आप उस दिन कंसीडर करोगे अपनी रेवेन्यू जिस दिन आप सेल कर दोगे, ना कि उस दिन जिस दिन आपको पैसा मिलेगा। द अक्रूवल कॉन्सेप्ट अंडर अकाउंटिंग अज्यूम्स दैट रेवेन्यू इज रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो ये कहता है कि जो रेवेन्यू आपको कल सभी को मैं समझा चुकी हूँ, जब आप सेल करते हो तो रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ये मानोगे रेवेन्यू उसी वक्त होगी जिस वक्त आपने सेल कर दी, ना कि उस वक्त जब आपको कैश मिलेगा, irrespective of the fact when the cash is received. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a firm sells goods of rupees 5 lakh on 5th March 2016 and the payment is not received until 15th April. मार्च में हमने उसको सेल कर दिया और अभी अप्रैल तक भी हमें नहीं मिला है, तो अमाउंट भले ही ड्यू हो गई है, लेकिन आप क्या मानोगे कि आपकी ट्रांजैक्शन किस दिन हो गई थी या आपको रेवेन्यू किस दिन मिल गया था? 5th मार्च को। द अमाउंट इज ड्यू एंड पेबल टू द फर्म डेट ऑफ सेल दैट इज 5th मार्च। इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू फॉर द ईयर ऑफ 31st मार्च 2016। अब देखो इसको मानने की जरूरत क्या है, सबसे बड़ी चीज। एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर ये सब पढ़ा दिया है? नहीं, नहीं ना? no ma'am, no नो ma'am. मैम। तो अभी एक सेकेंड इसको रोकते हैं, क्योंकि शायद मैंने ऊपर अभी कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिए थे जस्ट होमवर्क देने की वजह से। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, अभी भेजते हैं 12 तक क्लास लेकर। तो देखो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, मैं यहाँ पे आपको कहाँ तक करा दिया था, पैटी कैश तक आई थिंक मैंने आप लोगों को करा दिया था। मैम ड्राइंग से कराना था। ड्राइंग से कराना था,
ठीक है, देखो ड्राइंग्स मैंने आपको समझा देती हूँ। ड्राइंग्स क्या होता है, सिंपली जब आप ओनर का पैसा जो भी आता है वो आप अपने पास कैपिटल के अकाउंट में मेंटेन करके रखते हो, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी, जैसे मान लीजिए सपोज ओनर ने 1 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट करी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद 20,000 रुपए उसने ले लिए। 20,000 अगर उसने सपोज ले लिए, तो अब मैं उसको 1 लाख रुपए देने के लिए लायबल नहीं हूँ। मैं उसको कितने रुपए देने के लिए लायबल हूँ? 80,000। मुझे सिर्फ 80,000 रुपीज उसे देने हैं, ना कि 1 लाख रुपए, क्योंकि 20,000 रुपए तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं और उसमें से कुछ अमाउंट हम पहले ही दे देते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी अमाउंट देंगे अब उसको। तो अगर मैं सिर्फ कैपिटल कैपिटल मेंटेन करती चलूंगी कि पैसा आता जा रहा है ओनर का, वही रिकॉर्ड करती जाऊंगी, तो क्या होगा, मुझे यही नहीं पता चलेगा कि अगर इनकेस बीच में पैसा निकाला ओनर ने, तो मैं उसे माइनस ही नहीं करूंगी। मेरा मतलब एज अ बिजनेस तो हमें लॉस होता चला जाएगा कि हम पैसे भी दे रहे हैं फिर दोबारा से भी दे रहे हैं। तो ड्राइंग अकाउंट क्या करता है, वो मेंटेन करता है विड्रॉल। जो भी बिजनेस से विड्रॉ करता है आपका ओनर पैसा, वो आपका क्या होता है, आपके ड्राइंग में आता है। चाहे पैसा निकाले, चाहे भले ही वो क्यों ना आपका गुड्स वगैरह निकाले, लेकिन वो आपका इसी में मेजर होता रहेगा, ताकि एट द एंड हमें ये पता रहे कि हमें कितना रुपए उसको वापस करने हैं। ठीक है। देन पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश आपका कैश ही होता है, लेकिन हम जैसे कि डेली बेसिस पे एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। छोटे मोटे, मान लीजिए स्टेशनरी खत्म हो गई, पेन खत्म हो गए, सडनली कुछ खाने के लिए मंगाया आपने, छोटे मोटे खर्चे। तो ये छोटे मोटे खर्चे भी खर्चे हैं, लेकिन आप प्रॉपर 10, 20, 50 रुपए इन सभी का रिकॉर्ड करोगे तो ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाएंगी, और छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने में क्या हो सकता है, मिसमैच भी हो सकता है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या रहता है बेटर, कि हम लोग पेटी कैश का एक अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर पहले से ही हम कुछ अमाउंट साइड में रख लेते हैं अपने पास, कि जो भी दिन के छोटे मोटे खर्चे होंगे वो हम इस पैसे से करेंगे, और फिर एट द एंड या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ रिकॉर्ड करेंगे कि टोटल कितना खर्चा हुआ है। तो petty cash is a relatively small amount of cash that business, organization और institution set aside। वो पैसा जो कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन अलग रख देता है फॉर रीइंबर्समेंट ऑन स्मॉल परचेजेस, ताकि छोटे मोटे खर्चों को वो एडजस्ट कर सके। फिर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर और आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं अभी वहां रुक गई, क्योंकि वहां पे भी फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो आपका एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है आपका कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर तो आप सभी को पता है, जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि आपका होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। ठीक है। सपोज अगर मैं 2021 मान लेती हूँ, 1 जनवरी 20 और 31 दिसंबर 20, राइट। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर आपका वैसा ही होता है जैसे कि आपका एकेडमिक ईयर होता है। एकेडमिक ईयर मतलब जो आप लोग क्लासेस पे पढ़ते हो, तो आपको पता होगा आपका जो न्यू क्लास या नया जो सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट होता है, और कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो अगर मान लो 2020 की बात करें, तो अगर किसी का 1 अप्रैल 20 में स्टार्ट हुआ, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 21। तो ये आपका एग्जाम, मतलब अगर आप अपनी पढ़ाई में भी देखोगे तो यही फॉलो होता है, फाइनेंशियली भी यही फॉलो होता है, कि फाइनेंशियली आप ये देखते हो कि 1 अप्रैल से नया स्टार्ट होता है, 31 मार्च से खत्म हो जाता है। तो अब मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा 1 जून को, मैंने 1 जून को बिजनेस स्टार्ट करा 20 में। तो मेरे लिए जितना भी सामान, मैं सिंपल दो चीजें ले लेती हूँ, मैंने कैश और बिल्डिंग, दो चीजें मैंने अपने पास रखी, मतलब ओनर ने लगाई जो बिजनेस में आई। तो मान लो 1 लाख रुपए आपके कैश क्या है, ठीक है, और सिंपली बोल देते हैं 2 लाख रुपए बिल्डिंग क्या है। ठीक है। 1 जून के बाद अब आप ये मत सोचना कि अगर 1 जून को स्टार्ट हुआ है तो 31 मई को खत्म होगा। आप कभी भी बिजनेस शुरुआत करो, खत्म तो 31 मार्च में ही हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से वो 1 अप्रैल से नया साल माना जाता है फाइनेंशियल का। 31 मार्च को खत्म हो गया। अब आप ये देखो, मान लो ये मैंने शुरुआती, ये जो बैलेंस था मेरे पास, ये 1 जून का बैलेंस था।
1 जून के बाद आप ये देख लो कि मैंने जो पूरे साल में मेरी ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई होंगी, उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे मेरे पास कैश 50,000 बचा, और मेरे पास बिल्डिंग का जो पैसा बचा वो भी मान लेते हैं 1,50,000 बचा सपोज। शुरुआत में कितना था और अब कितना, क्योंकि ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कम तो हो गई, तो मैंने यहाँ पे बोला इतना मेरे पास स्टार्टिंग में था और फिर जब बंद हुआ तो इतना आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अब ये जो बैलेंस है ये मेरे पास 31st का है, कि 31st को मेरे पास ये बैलेंस था। तो जो बैलेंस आपके पास साल के एंड में बचता है वो बैलेंस आपके लिए क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। हेलो हेलो सर, मैं बस 5 मिनट्स में कॉल करूं, बस क्लास एंड करके। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो 31 मार्च के पास आपके पास होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब वही चीज आप ये सोचो, 31 मार्च को 21 में मेरा बिजनेस खत्म तो हो गया, लेकिन अगले साल, अगला साल भी तो शुरू हो गया मेरा 1 अप्रैल 21 से। तो अब आप ये देखो, जो बैलेंस आपका 31 तक क्लोजिंग था, तो 1 अप्रैल को वो आपके लिए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओपनिंग। मैम ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि उसको लेके अब आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो। समझ गए बात को? तो यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस, द ओपनिंग बैलेंस इज द बैलेंस दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने से अगले स्टार्टिंग होने तक जो बैलेंस होता है वो आपका ओपनिंग होता है, या जो बिजनेस शुरू होते वक्त पैसा लगता है उसे भी ओपनिंग बोलते हैं। फिर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस वो अमाउंट होता है जो कि आपके बिजनेस में आपके एंड में अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, कोई भी ये बोलेगा तो वो 1 साल का पीरियड की ही बात कर रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। कभी कंफ्यूज नहीं होना, अकाउंटिंग पीरियड का ड्यूरेशन 1 ही साल होता है, लेकिन आपका अप्रैल टू मार्च ही होता है। क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड मींस द एनुअल पीरियड एट द एंड ऑफ व्हिच फर्म्स अकाउंट्स आर क्लोज। वो ईयर जिसके एंड पे आपके इस साल की बुक्स क्लोज हो जाएंगी। मतलब हम लोग ये मानते हैं, हम लोग जो टैक्स वगैरह भरते हैं वो एक एक महीने के हिसाब से थोड़ी भरते हैं। हमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है, पहले 1 साल आप पूरा अर्न करो, 1 साल अपना बिजनेस करो, फिर 1 साल में जितना हुआ उसका टैक्स आप मुझे अगले साल में दो, और जिस साल में आप मुझे टैक्स दे रहोगे उस साल भी तो आपकी बिजनेस चल रही होगी। तो इसी तरीके से जैसे अभी आप लोगों ने इनकम टैक्स भरी पिछले साल की, अब जो ये साल चल रहा है इस साल की इनकम टैक्स आप अगले साल भरोगे। पहले 1 साल में आप पूरा कमाते हो, बिजनेस रन करते हो, फिर नेक्स्ट ईयर में आपकी जो है वो रिटर्न्स वगैरह जाती हैं। क्लियर है? Yes, क्लियर है? ma'am. ठीक है, तो मीटिंग ऑलमोस्ट एंड ही होने वाली है। यहाँ तक आज आप लोग प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है? ठीक है, क्लियर है सभी? मैम हाँ मैम हाँ मैम बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन क्लास में तो। अंकित, आपके एंड से नेटवर्क का इशू हो रहा है, बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो एक बार आप नेटवर्क के लिए चेक करिए, फिर मैं आपको एक बार कॉल करती हूँ, ठीक है? क्या मैम? एक बार आप अपने नेटवर्क्स वगैरह देखो, क्योंकि नेटवर्क आप ही के एंड से इशू आ रहा है, बाकी किसी का कोई इशू नहीं है। सभी को क्लियर है ना? सभी का ऐसा तो नहीं किसी और को कोई इशू आ रहा है? नो मैम। हाँ, तो अंकित एक बार आप चेक करो, ठीक है? बाकी फिर हम लोग मैं एक बार मैं ग्रुप में आप लोग